सॉरी 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 सॉरी। म्यूट था। सर्दी जुकाम से थोड़ा। ठीक। इंडक्टर्स खत्म करना है हमें आज। लास्ट टॉपिक है हमारा। तो नॉर्मली इंडक्टर्स का मतलब सोलेनॉइड होता है। ठीक। ठीक। एंड सोलेनॉइड से हम समझते क्या है? सोलेनॉइड इज यूजुअली लॉन्ग कॉइल। तो जैसे कॉइल है having number of turns n. Suppose this length is L and suppose this diameter is D. कॉइल है तो उसका कुछ डायमीटर होगा ना, थिकनेस, लेंथ भी होगी हमारे पास। तो एंड द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइड इज लॉन्ग कॉइल। इसका मतलब क्या है कि एक लॉन्ग कॉइल। ये नेसेसरी कंडीशन है। एल इज मच 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 लार्जर देन डी, so that we can consider it as infinite coil। ठीक, ताकि आप इसको इनफाइनाइट कॉइल एज्यूम कर सके। नाउ व्हेन करंट इज गिवन टू कॉइल, जब हम कॉइल को करंट देते हैं तो क्या होता है? नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, कंप्लीट लिख लीजिए, एन नंबर ऑफ टर्न्स भी लिया है आपने, एंड साउथ पोल अपीयर्स एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल अपीयर हो जाएंगे, और फिर नॉर्थ एंड साउथ पोल अपीयर एंड उसके बाद it behaves similar to बार मैग्नेट। मान लेते हैं हमारे पास कॉइल है। कॉइल कैसा है? ये लॉन्ग कॉइल, डायग्राम ले लें। कॉइल को करंट दिया आई, ओके, इधर से करंट आई, नंबर ऑफ टर्न्स एन। ठीक। अब एक साइड नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, एक साइड साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलेगा, साउथ पोल में एंटर करेगा, बाकी बचा हुआ फ्लक्स इधर से सर्कुलेट होगा। सर ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों में लागू है ना आपका वॉइस एक बार फिर से रिपीट करिए, क्लियर नहीं था। सर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, जो सप्लाई हाँ, होगी वो एसी होगी या डीसी या दोनों हो सकता है? कोई भी हो सकता है। करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। लेकिन अब सर एसी एसी में में तो फिर वो चेंज को अपोज करेगा। दोनों में चेंज को पोस्ट करेगा, एसी हो चाहे डीसी हो। लेंस लॉ तो हर जगह वैलिड है। अब देखिए, करंट एसी या करंट डीसी, मतलब करंट कांस्टेंट, यस और नो? प्लीज माइक ऑन करिए। डीसी यस करंट सर। मींस डीसी करंट मींस कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट मींस कांस्टेंट फ्लक्स। फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा है, हमें चेंज का अपोज करता है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा।
ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? जब फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स कब चेंज होगा? जब करंट चेंज होगा। क्लियर? के? जी सर। जी, ठीक। अब यहाँ पे बात क्या है, ये फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है वो पूरे के पूरे कॉइल को, कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वापस आकर के कॉइल को कट कर रहा है ना। सिंस दिस ओन फ्लक्स, फ्लक्स किससे प्रोड्यूस हुआ? कॉइल से। कॉइल का अपना फ्लक्स कट्स द कॉइल एंड हेंस ईएमएफ will be induced, EMF इंड्यूस होगा and it can be calculated as, इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, अब हमें वो देखना है। प्रोसेस समझ गए, कॉइल का मतलब समझ गए, इंडक्टर का मतलब समझ गए आप। इंडक्टर में सिर्फ एक चीज जानने वाली है, जो एजम्पशन है उसमें, या जो हम एज्यूम करके चलते हैं, मान के दे के चलते हैं, वो एक लंबा कॉइल होना चाहिए। इट इज द लॉन्ग कॉइल। क्लियर? वायर होना चाहिए लेकिन वो कॉइल के फॉर्म में होना चाहिए, ऐसी सर। हाँ हाँ, कॉइल के फॉर्म में, नहीं तो कॉइल ही कॉइल नहीं जो होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही सिंपल। एक सिंगल कंडक्टर हो जाएगा फिर वो। आगे चले, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते ना, सिंस फ्लक्स प्रोड्यूस्ड phi is proportional to n into I, this is number of turns, I is current and phi is magnetic flux. ओके, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स बढ़ता है, करंट बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स बढ़ता है। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वलिटी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ सर। एंड दैट कांस्टेंट इज S, which is reluctance of the medium. Now, this equation is also known as Ohm's law for magnetic field. ये Ohm's law for magnetic field भी है। This is called MMF. It is magnetomotive force. एक फ्लक्स फाई है, MMF is magnetomotive force, S is reluctance of the medium। ठीक, अब जरा इसको कंपेयर कीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट से। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट होता है, राइट? इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में फ्लो करता है, ये सुनो। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करता है। वैसे मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्लोज पाथ में डेवलप होता है। तो जैसा करंट का बिहेवियर है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वैसा ही फ्लक्स का बिहेवियर होता है मैग्नेटिक सर्किट में। वहां पे उसको ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस कहते हैं, यहाँ पे इसको हम एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस कहते हैं। ठीक, नाउ सिंस द प्रॉपर्टीज are similar, therefore the path
of flux can be called as magnetic circuit. Now, therefore, we have analogy between the two. Here we have electric circuit. Here we have magnetic circuit. एनालॉजी क्या है? बिहेवियर सेम है, तो आप इनकी क्वांटिटीज को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज ईएमएफ. मैग्नेटिक सर्किट में करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है एमएमएफ. यूनिट वोल्ट, यूनिट इज एम्पियर टर्न्स, एटी. फुल फॉर्म लिखने का जरूरत तो नहीं है. हियर वी हैव करंट आई. हियर वी हैव फ्लक्स, या more correctly magnetic flux, phi. Okay. Third quantity is resistance, R. Here we have corresponding quantity reluctance, S. And here resistance R was equal to rho L upon A. ये तो याद होगा आपको. Yes or no? Yes, sir. Reluctance S is equal to L upon mu A. Here, what is mu? Permeability of material. Magnetic permeability of material. L is length, A is area. Same. जो वहां पे था वही यहाँ पे है. यहीं से एक क्वेश्चन बनता है. The magnetic permeability of material is analogous to which quantity of electric circuit? ठीक. मैग्नेटिक परमेबिलिटी मटेरियल के किस क्वांटिटी के जैसा है? ऑप्शंस आर रेजिस्टेंस, बी कंडक्टेंस, सी रेजिस्टिविटी, ऑप्शन डी कंडक्टिविटी. बताइए. Conductivity. आंसर इज डी. किसी को डाउट है? म्यू इज एनालॉगस टू 1 अपॉन रो. रो ऊपर है ना, ये नीचे है. 1 अपॉन रो. रो इज रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रो इज कंडक्टिविटी. ओके, प्लीज बात करिए. Yes, sir. ठीक. नाउ since this flux cuts the coil again, क्योंकि यह फ्लक्स कॉइल को दोबारा कट कर रहा है, therefore EMF induced can be written as, EMF induced लिख सकते हैं किस तरह से? E is equal to n d phi by dt according to Faraday's law. Yes or no? Yes, sir. तो सर That इसमें means नेगेटिव भी एक आता था क्या डायरेक्शन के लिए? that is not Faraday's law, that is Lenz's law. डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे डायरेक्शन के बारे में. माइनस साइन केवल डायरेक्शन दिखाता है और कुछ नहीं. n d by dt, phi का वैल्यू ni by s. s का भी वैल्यू रख दीजिए.
एन आई एल म्यू ए। देख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। नहीं। अब इक्वेशन को आप देखें तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। यस सर, टाइम टाइम के साथ कौन, टाइम के साथ कौन चेंज हो रहा है? करंट। नंबर ऑफ कॉइल बन गया, नंबर ऑफ टर्न्स टाइम के साथ चेंज होगा? नहीं हो, नहीं करंट सर, वो होगा। नहीं होगा, करंट चेंज होगा। एरिया, लेंथ, परमिटिविटी, मीडियम सब सेम, केवल करंट चेंज हो सकता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू, बाकी जो जो कांस्टेंट है सबको बाहर ले लीजिए, एन और एन, एन स्क्वायर हो गया म्यू ए अपॉन एल डी आई बाई डी टी। फॉर अ कॉइल we can say that this is constant for a coil। किसी भी कॉइल के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होगी ना? हाँ सर। यस सर। This constant is known as where L is equal to n square mu A by L and is known as coefficient of self inductance। एक सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज L इज सपोज, देखिए एरिया और लेंथ एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट का साइज चेंज नहीं किया जाता है, एरिया ऑफ लेंथ हमेशा लगभग कांस्टेंट रखते हैं। आप चेंज क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स और डाल दीजिए, इंडक्टेंस बढ़ाना है तो एन स्क्वायर एल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना भी थोड़ा मुश्किल है, एक बार कॉइल बन गया फिर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे जोड़ेंगे आप, दिक्कत होता है। एल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, म्यू डिपेंड्स ऑन मटेरियल्स, परमेबिलिटी मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ऐसा ना? यस सर। परमेबिलिटी मटेरियल पे डिपेंड करेगा, तो therefore depending on core of coil, inductors are classified। किस तरह का कॉइल है उसके बेस पे इंडक्टर्स को क्लासिफाई किया जाता है। ज्यादातर आप जैसे देखिए म्यू की वैल्यू, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू आर, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ये सुनो। यस सर। अब आयरन वायरन ले लीजिए, उनकी पर रिलेटिव परमिटिविटी 500 1000 होती है, तो बिना कोर का इंडक्टेंस 1 हेनरी मिलेगा। सेम उसी इंडक्टर में आयरन डाल दीजिए, 1000 हेनरी हो जाएगा। एक छोटा सा आयरन कितने का आएगा, वेरी लेस कॉस्ट, और आपका इंडक्टेंस 1000 टाइम्स जाएगा। तो बाय ह्यूमन नेचर हमारा जरूरत भी ऐसा रहता है कि हमें ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो बिना कोर के कॉयल नहीं बनता है। तो अगर हमें कॉयल बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ कॉयल, तो हमें पहले कोर चाहिए। बिना कोर के कॉयल इंडक्टर नहीं बनाते हैं।
उसके बाद उसमें वाइंडिंग करेंगे। कोर है, वाइंडिंग है, कोर में करंट नहीं है। करंट कहाँ पे है? वायर में। ठीक। तो इनके बीच में फिर इंसुलेशन चाहिए होता है। इंसुलेशन जनरली ट्रांसफार्मर ऑयल से दिया जाता है। ऑयल भरना है तो इसको फिर बॉक्स में रखना पड़ेगा। इंसुलेशन बाय ऑयल, बॉक्स, एंड हियर वी हैव एक प्लेट रहती है हीट डिसिपेशन के लिए, हीट सिंक। इंफॉर्मेशन ऑफ कॉयल, coil has core, second, wire, या more correctly inductor has core, wire, insulating oil, fourth, heat sink। प्रैक्टिकली आपने कॉयल देखा है? कॉयल देखा है कि नहीं? इंडक्टर देखा है? ठीक है सर। यस सर। देखा है पुराने सर। जमाने में ट्यूबलाइट देखते थे आप? हाँ। ट्यूबलाइट में चोक लगता था, हम्म। हाँ हाँ सर। चो, चोक कॉयल, दैट वाज इंडक्टर अराउंड 1 हेनरी। अब तो यूज नहीं होते हैं ट्यूबलाइट, अब एलईडीज आ गई हैं। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक चोक भी आ गए थे। ठीक। वहां पे लगता था कॉयल। ठीक। इंडक्टर एक बहुत ही बल्की एलिमेंट है, ये कभी छोटा नहीं हो सकता है। ये लैगिंग सर्किट प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये बहुत बल्की एलिमेंट है। नॉर्मल सर्किट में इसको यूज नहीं करते। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उठा के देखिए, पीसीबी पीछे खोल करके, आपको कैपेसिटर दिखेगा, रेजिस्टर दिखेगा, इंडक्टर नहीं दिखेगा। इतना बड़ा इंडक्टर एक कंप्यूटर चिप में, सर्किट में नहीं लगाया जा सकता, बहुत बड़ा साइज है ये। तो हम करते क्या है, जहां हमको इंडक्टर वाली प्रॉपर्टी चाहिए होती है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या, करंट को वोल्टेज से लैग करा देगा, यही काम है ना उसका। पावर लॉस तो होता नहीं उसमें। जहां पे हमको इंडक्टर वाली प्रॉपर्टी चाहिए होती है, वहां पे भी हम कैपेसिटर ही यूज करते हैं, उसका इम्पिडेंस इन्वर्जन करके। ठीक। लास्ट में लिख लीजिए नोट करके। बाय डिजाइन, inductor is a very bulky element, therefore not used in smaller circuits। by design लेकिन इंडक्टर बहुत सर बल्कि। एसएमडी इंडक्टर सर काम किया है इसमें, तो एसएमडी इंडक्टर्स भी होते हैं। फुल फॉर्म? फुल फॉर्म तो सर वही एसएमडी इंडक्टर्स बोलता हूँ मैं तो उसको, क्योंकि एसएमडी फुल फॉर्म शेप में बताइए। आते हैं। या स्मॉल, क्या बोलते हैं, सरफेस माउंट डिवाइस बोलते हैं उसको। सरफेस माउंट डिवाइस में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, इंडक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे बक कन्वर्टर्स होते हैं उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो सरफेस माउंट ही तो है, बिना हीट, हीट सिंक का मतलब सरफेस माउंटेड है वो, नहीं, अंदर आप नहीं बोल लग रहे हैं कि सकता। यहाँ पे इज अ वेरी बल्की एलिमेंट, बोल रहे हैं आपकी नॉट यूज इन स्मॉलर सर्किट। स्मॉल स्मॉल सर्किट में हम सर्किट इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं, इसमें काम करता हूँ। पीसीबी में। ये सर। हाँ, तो सेकंड लाइन पे आइए।
in smaller circuits if inductance property is required. स्मॉलर सर्किट्स में अगर इंडक्टेंस प्रॉपर्टी चाहिए आपको, then capacitors are used by impedance inversion and the impedance inversion device is called gyrator. gyrator एक op-amp सर्किट है, ठीक। उसमें op-amp सर्किट और कैपेसिटर को यूज करके हम कैपेसिटेंस जैसा प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल कॉइल यूज नहीं होता है। एसएमडी जो आप बोल रहे हैं, अगर वो कॉइल है तो ऐसा ही होगा, ऐसा होता है। हाँ सर, ऐसा होता है। कितना छोटा होता है? बहुत छोटा है सर, आपको मैं क्या साइज बताऊं, मिलीमीटर में होता है सर, 2-3 मिलीमीटर। और कॉइल होता है? कॉयल होता नहीं, देखा नहीं मैंने उसको खोल के पूरा ओपन नहीं किया, क्योंकि काफी छोटा साइज है। तब इससे हाँ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा फिर। इससे बड़े साइज के इंडक्टर हैं सर, बक कन्वर्टर में हम यूज करते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं वहां पे बक कन्वर्टर, तो फिर आप पावर जो बक इलेक्ट्रॉनिक्स में चले रेगुलेटर्स गए। होता है पावर, हाँ सर, तो रेगुलेटर्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं इंडक्टर्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर नॉट स्मॉल सर्किट्स बेटा। स्मॉल सर्किट्स मींस चिप्स, पीसीबीज, ये सब। अब ये मोबाइल है, फोन, इस फोन के अंदर सर्किट होगा, उस पे इंडक्टर नहीं लगा होगा। सर बहुत छोटा इंडक्टर है सर, उसमें भी एसएमडी साइज में कॉइल, इंडक्टर्स हैं। कॉइल देखिए तो नहीं है, इतने बड़े साइज में नहीं है सर। आप देख लीजिए, मैं मेरे बात पास सर्किट पड़े हुए खुद, तो उसमें सब इंडक्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे मिलीमीटर साइज के सर। तो वही मैं बता रहा हूँ कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज करके इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी क्रिएट की जाती है। इट इज नॉट ट्रेडिशनल इंडक्टर कॉइल। ओपन करके देखिएगा, उसमें कॉइल नहीं मिलेगा आपको, ठीक। देखें। फोटो भेजिएगा अगर ओपन करिएगा तो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक। अब ये कम टू क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, an inductor with 100 turns has self inductance of 2 हेनरी। 100 टर्न्स का इंडक्टर तो सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी है। टू मेक इट 4 हेनरी, हाउ मेनी more number of turns are required? Options are 141, 142, 41, 42। ट्राई करेंगे। सर नो आइडिया सर। ऊपर फॉर्मूला है, सॉल्व करिए।
ठीक है, हमारा एग्जाम डिप्लोमा बेस्ड और ज़्यादातर एसएससी जेई के सिलेबस और क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो उसको एग्जाम में अप्लाई मत करिएगा। वो सजेशन दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल थिंग्स, इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत कुछ अलग होता है जो हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं थ्योरी से। एग्जाम में अप्लाई करेंगे वो थ्योरेटिकली गलत हो जाएगा, फिर का वो दिक्कत होगा। 141. 141 या 41? क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ टर्न्स। और देख सकते हैं हम L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है क्या? हाँ सर। तो L1 बाई L2 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर। L1 बाई L2 इज इक्वल टू n1 बाई n होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। पावर सेम बेस अलग अलग। प्लीज थोड़ा सा माइक ऑन कर लीजिए, समझने वाली बात है यहाँ पे। L1 is 2 Henry, L2 is 4, is N1 is 100, N2 is into. That means 100 by N2 whole square is 1 by 2. 2 by 4 is 1 by 2. 100 by N2 is equal to 1 upon under root 2. N2 is equal to 100 into root 2. Root 2 is 1.414. 2 आगे आगे जाएगा। So N2 comes out to be 141.4. अब बात ये है डेसिमल नंबर सिस्टम में हम वो आंसर है नहीं डेसिमल में। 141.4 को राउंड ऑफ करेंगे तो 141 आएगा कि 142 आएगा? 141 आएगा सर। 141 आएगा। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट लगेगा। वी आर आस्किंग नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ कॉपी, नंबर ऑफ बुक। ये डेसिमल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक, दे आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इट कैनॉट बी अ होल नंबर, इट कैनॉट बी फ्रैक्शन, दे आर ऑलवेज नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब इसको दूसरी तरह से भी इस तरह समझा जा सकता है। मान लीजिए 1 person can lift up to 10 kg weight. 1 person can lift up to 10 kg weight. So for 12 kg, how many people are required? एक Two, sir. आदमी, दो। मैथमेटिक्स के हिसाब से इसका आंसर 1.2 आएगा। ये सुनो, हाँ सर। अगर आप अलजेब्रा लगाएंगे, अलजेब्रिक आंसर इज 1.2, बट on the behavior experience we know natural number है, number of pen, number of, when this word is added, number of, it is whole number and sorry natural number. When there is natural number, राउंडिंग ऑफ टेक्निक नहीं होती है। 12 के जब 1.2 को राउंड ऑफ करके 1 नहीं कर सकते आप। एक आदमी लेके जाएंगे उठा नहीं पाएगा। 1 के बाद अगर कुछ स्टार्ट हो गया मतलब फिर वो 2 है। 100 पेज की एक कॉपी है, 5 पेज की एक कॉपी है, तो 1.2 कॉपी नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? वो 2 कॉपी हो गए। तो टर्न भी अगर शुरू हो गया तो वो कंप्लीट माना जाता है। तो 141 के बाद अगर टर्न शुरू हो गया, N2 is 142 based on
नेचुरल नंबर कॉन्सेप्ट। 100 पहले से हैं, 42 मोर टर्न्स आर रिक्वायर्ड। एसएससी में बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, देख लीजिए। So that was all the information about inductor. हो गया? बस में और कुछ कराने के लिए नहीं है मेरे पास। We have to go for two definitions. How many types of inductors are there? How many types of shielding is there? फिर वही थ्योरी थोड़ा सा रुकिए। We have types of inductors, then shielding. टाइप्स ऑफ इंडक्टर मैंने बोला था किस किस चीज पे डिपेंड करता है? क्लासिफिकेशन। Materials based, sir. Classification is based on core material used. जिस तरह का कोर उस तरह का इंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एयर कोर। एयर कोर का इंडक्टेंस हाई होगा कि लो होगा? बेटा डिस्कशन है ना, सर जो पढ़ लो चुके हैं होगा। please। सबसे सब लोग लो माइक ऑन करिए। लो इंडक्टेंस होगा। आ, आप बेस्ड ऑन आप जितने पढ़ा है आपने, आपको सेटिस्फाइड है? ठीक यस सर। ठीक। दूसरा, आप एयर कोर का मतलब सिर्फ एयर कोर नहीं होता है, बीच में आप वो कॉइल को बेस भी देना पड़ता है। किस पे आप बाउंड करेंगे? तो इट इज प्लास्टिक और सिरेमिक। कुछ तो होगा ना जिसपे आप कॉइल को बांधोगे। हवा में वायर को गोल गोल घुमा सकते हैं परफेक्टली आप? नहीं। नहीं। तो प्लास्टिक या सिरेमिक पे भी अगर कॉइलिंग की गई है तो उसको हम एयर कोर इंडक्टर ही कहते हैं। ठीक। एंड एयर एक्ट्स एज कोर, इसको एयर कोर कहेंगे। प्रॉफिट क्या? एयर कोर में या एयर में कोई हिस्टेरिसिस नहीं होता है, रिटेंटिविटी नहीं होता है, इसलिए कोई कोर लॉस नहीं होता है। आप हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो कोर लॉस या डाइलेक्ट्रिक लॉस है ये फ्रीक्वेंसी पे प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रॉब्लम हाई फ्रीक्वेंसी पे आती है। ठीक। तो ऑल दीज पॉइंट्स ये आपको याद करना पड़ेगा एप्लीकेशन। बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमने जो स्टडी किया उससे एक्सप्लेन हो जाती हैं, एप्लीकेशन आपको याद करना पड़ेगा।
इसमें मेरा अभी कोई एक्सपर्टाइज नहीं है कि कैसे याद करते हैं इसको, मैंने भी रटा ही हुआ है। आरएफ सर्किट्स, ट्यूनिंग सर्किट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सारे इक्विपमेंट जितने भी हैं, ठीक, ये लो पावर पे काम करने वाले हैं। जो लो पावर हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने वाली सर्किट्स है ना, खास तौर से कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पे जो सिग्नल्स यूज होते हैं किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में होते हैं। उनके नॉइज को ए- फिल्टर आउट करने के लिए से इस्तेमाल होता है इसको, एलसी नॉइज, फिल्टर्स वगैरह। हाँ ओके, एलसी फिल्टर यूज होता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट एल। नहीं, उसका इस्तेमाल ही बता रहे सर, कम्युनिकेशन मतलब कि हाँ आपका नॉइजेस की बात कर रहा हूँ। राइट, फॉर एनी नॉइज, सर्किट में कभी भी नॉइज खत्म करना हो तो एलसी फिल्टर यूज होते हैं, चाहे छोटा सर्किट हो, इवन सिंपल रेक्टिफायर हो तो भी एलसी फिल्टर यूज होता है। बट दैट एलसी सर्किट इज एलसी सर्किट, उसमें जो एल लगेगा, इंडक्टर, वो कैसा होगा? तो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। अगर आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं तो एयर कोर, मैं खास तौर से आपको एक अलग तरह से याद कर देता हूँ। रेडियो फ्रीक्वेंसी, इट इज किलो हर्ट्स टू मेगा हर्ट्स, इन पे काम करने वाले इंडक्टर्स होते हैं एयर कोर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ह्यूमन इयरिंग कैपेसिटी कितनी है, टू विच फ्रीक्वेंसी? सर 20 टू हर्ट्स टू 20 किलो 20 हर्ट्स। किलो 20 80 किलो। किलो। ठीक, तो आप इसको मेगा हर्ट्स पे ही रखिए। किलो हर्ट्स हम यूज करते हैं फेराइट कोर। पावर फ्रीक्वेंसी, आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है उसकी पावर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है सर। नहीं, 50 हर्ट्ज ही होगा सर इंडिया में। द क्वेश्चन इज, टिक मारिए, किस पे मारेंगे? सर 50 और 60 दोनों ही है। अमेरिका में 60 है, इंडिया और यूरोप में 50 है। अच्छा, इंडिया 50। और ये गलत हो जाएगा आपका, इट इज 100 है। इसको हम लोग एसी सर्किट में देखेंगे। वोल्टेज सप्लाई इज 50 हर्ट्ज, करंट सप्लाई इज 50 हर्ट्ज, पावर सप्लाई इज 100 हर्ट्ज। पावर फ्रीक्वेंसी in the range of 100 hertz, we have ferromagnetic core यूज होता है। नेक्स्ट वन इज आयरन कोर इंडक्टर। आयरन मींस, अब आयरन कोर में भी बहुत कैटेगरी है, सिलिकॉन स्टील है, सीआरजीओ स्टील है, स्टेप्ड कोर है, लेमिनेटेड कोर है, कई तरह का कोर होता है। मतलब खास बात क्या होगा, हाई इंडक्टेंस, कॉम्पैक्ट साइज, छोटे साइज में ही हाई इंडक्टेंस मिल जाएगा आपको। ठीक, वाइंडिंग ऑन लेमिनेटेड आयरन कोर, आयरन कोर है इसीलिए तो आयरन कोर इंडक्टर है वो। हाई परमेबिलिटी, आयरन पाथ, बस एक बात है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे लॉसेस बढ़ जाएंगे, और आयरन की वजह से हैवी वेट होता है। ठीक, तो जितने पावर एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल सर्किट पे, वो सब पे आयरन कोर ही यूज होता है। फेराइट कोर, आयरन ऑक्साइड, अदर मटेरियल
नंबर फेराइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इट इज फेरीमैग्नेटिक। आप एडी करंट लॉस लॉस कम हो जाता है कि इसमें हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस कम होता है बस। फेराइट में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, आयरन जैसा गुड कंडक्टर नहीं। अगेन सर थोड़ा स्लो से मूव कीजिए ना, दिखने नहीं मिल रहे। अच्छा, याद करने वाली चीज सिर्फ ये याद रख लीजिए, एसएमपीएस फिल्टर्स कौन सा इंडक्टर यूज होगा? Ferrite core. हाँ, राइट को। और उसके बाद उसके बाद शेप के हिसाब से ये सब मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है। कॉइल को ही अगर घुमा करके ऐसे ऐसे करते हैं तो ये तो राइट हो जाता है। ठीक, वो सब डिजाइन विजाइन में नहीं जाना है हमें। दिस इज फाइनली इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू में यही पूछेगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं आ सकता। या एक न्यूमेरिकल आ सकता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स बस। तो चले, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए, खास तौर से हाई फ्रीक्वेंसी पे या कम्युनिकेशन डिवाइस में आपने कभी ऐसा देखा है कि आप मान लीजिए स्पीकर पे गाना सुन रहे हैं और आपका फोन आता है, आपके फोन की घंटी बजती है लेकिन साथ में स्पीकर भी डिस्टर्ब हो जाता है, देखा है आपने? यस सर, पहले टीवी में भी होता था सीआरटी के। टीवी में भी होता था। तो एवरी डिवाइस वर्किंग एट हाई फ्रीक्वेंसी इज सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन अगर टाइम वेरिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड साथ में होता है उसके। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। एंड द कंसेप्ट इज नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो अगर किसी सर्किट को आपको बचाना है बाहर की फील्ड से, ठीक, किसी सर्किट को आपको बचाना है बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से, तो हम उसको कंडक्टर के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो आप कंडक्टर के अंदर बंद कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन के अंदर बंद कर देंगे तो भी वो बच जाएगी। ठीक, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक शील्डिंग। ये शील्डिंग एक जगह पढ़ाई जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मेजरमेंट में। जब आप ब्रिजेस बनाते हैं ना, ब्रिज, मैक्सवेल्स ब्रिज, एंडरसन ब्रिज पढ़ा होगा, नाम सुना है? जी सर। तो ब्रिज भी उनको बैलेंस करना होता है, करंट जीरो करनी होती है, बाहर के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से वो इंटरेक्ट करते हैं और बैलेंस नहीं हो पाते हैं, तो उनको उनके लिए शील्डिंग की जाती है। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास समझाने के लिए नहीं, एक ही कंसेप्ट ही है, बाहर की फील्ड से बचाना है। तो वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। खास तौर जानने वाली ये चीज़ क्या है, कंडक्टिव इंक्लोजर ऑफ मटेरियल, गुड कंडक्टर से इसको बंद किया जाता है। प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ। अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जा नहीं सकता, ये आपको पॉइंट वाइज याद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब communication devices are enclosed in good conductor, okay, and the working is based on Gauss law, electric field good conductors को क्रॉस नहीं कर सकती, ये याद करना है आपको, टू प्रिवेंट नॉइस, मेटल केजिंग, फराडे केज अभी आएगा। इलेक्ट्रोमैटिक शील्डिंग मतलब मैग्नेटिक वेव्स,
आप कंडक्टिव मटेरियल्स भी यूज कर सकते हैं, और कहाँ गया, मैग्नेटिक मटेरियल भी यूज कर सकते हैं इसी में। कंडक्टिव भी यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल भी यूज करते हैं। कॉमनली यूज होता है कॉपर एल्युमिनियम। एक्चुअल में आपके टॉपिक में अलग अलग दिया हुआ है, होता कुछ नहीं। वहां भी कॉपर से एनक्लोज कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। एक ही शील्डिंग की जाती है, उससे इलेक्ट्रिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शील्डिंग दोनों हो जाती है। ये थोड़ा हाई कैटेगरी की शील्डिंग होती है, यूज्ड इन एमआरआई रूम्स, केबल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, और इनका कंपैरिजन हमने लास्ट में कर दिया समरी में, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, देख लेंगे इसको। और एक रूम, कमरा, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों शील्डिंग हो, उसी को फैराडे केज कहते हैं। आई थिंक ऑफिशियली इसको अलग से पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना, हो जाएगा। सर इतना जल्दी जल्दी मूव कर लिया, देखा ही नहीं। नहीं, नोट किया, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ ना इसका। ठीक है तो तब तो। ठीक, मैं अभी इसका पीडीएफ तुरंत दे रहा हूँ आपको। सर अभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म कर रहे हैं क्या? खत्म हो गया मटेरियल। तो सर इसमें आपने एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का कुछ भी नहीं होता है, आएगा ना कि नहीं? कहाँ पे है म्यूचुअल इंडक्टेंस, है कहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेट अंदर ही आएगा ना सर वो तो। नहीं आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस मींस ट्रांसफार्मर। नहीं सर, क्वेश्चन आया है ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन आया था सर। म्यूचुअल इंडक्टेंस को लेके आया था, एक इक्वेशन दे दिया आया था। था, आया था, अभी सिलेबस में नहीं है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। choke and reactors doesn't show mutual inductance. Mutual inductance means machine transformer. सर भरोसा नहीं, कुछ भी दे देता है ये लोग पीछे वाला लोग, इसलिए बता देना सही ठीक है सर। तो मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस या ट्रांसफार्मर कहीं से भी आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस आपके सामने ओपन है, देख लीजिए। करना है, सर उससे न्यूमेरिकल साथ देने से नहीं थोड़ा आएगा। थोड़ा थोड़ा जजमेंट हो जाता है सिलेबस को देख करके। होगा सर, ऐसा होने से तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये जो लास्ट लास्ट में हमने पीडीएफ से जो पढ़ाया है, आप कह रहे जल्दी 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 कर दिया, तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लास भी है, आपके पास पीडीएफ भी है। मैं इस पूरी क्लास का पीडीएफ कंपाइल करके दे रहा हूँ आपको, और मैंने शायद ग्रुप पे भी भेज दिया है इसको, लिंक जी को, है ना, वहाँ पे जी भी आपके पास है। तो आप इसको देख लीजिए, हमें थोड़ा सिलेबस भी खत्म करना है। जी। अगर प्रॉब्लम होता है तो क्लास सर में पूछिए, रोकिए। सर हमको तो नहीं मिला था सर पीडीएफ। ग्रुप में डाला है, आज आज ही डला मॉर्निंग है। ही डाला सर। ना सर, ओ, आज मॉर्निंग को ही हाँ, डाला है। हाँ। और सर थोड़ा एक रिक्वेस्ट है, जो सर आप वीडियो से आपने बना लिया ना अभी, तो हम्म हो सके तो विद इन 3-4 बजे तक, ये जैसे मॉर्निंग की क्लासेस होती है तो 3-4 बजे तक मिल जाए तो सही रहेगा सर, क्योंकि मिल तो जाती थोड़ा है, 2 बजे तक अपलोड हो नहीं। जाता है मॉर्निंग क्लास। हाँ। नहीं, मेरे पास अपडेट नहीं आया था सर वो कि अपलोड किया, क्योंकि कल रात को मेरे अपलोड, पास आया 10 बजे की 10 बजे अपलोड हुआ है सर। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी वो नोटिफिकेशन लेट जाता है। आप ओपन करके देख लिया करिए एप्लीकेशन को, और नोटिफिकेशन होता नहीं, कभी कभी मैसेज लेट पहुंचता है। अपलोड तो हम लोग 3 बजे तक कर देते हैं मॉर्निंग क्लास। इवनिंग क्लास रात को 10 बजे अपलोड करते हैं। कल से क्या शुरू करेंगे? सर पार्ट 2 से करने से ठीक है सर। पार्ट 2 में सर सर पार्ट 2 में सबसे न्यूमेरिकल्स है उसमें, ठीक सबसे है, ज्यादा ठीक। न्यूमेरिकल सेकंड वाले में, फंडामेंटल वाला।
सर ये सेमीकंडक्टर, टीवी ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, ये सब इन सब के न्यूमेरिकल्स है सर। टीवी इंजीनियरिंग से कराई ना। किसको बताइए, टॉपिक बोलिए ना, पार्ट 2 में कौन सा? पार्ट 2 का सर टीवी इंजीनियरिंग वाला नीचे, हाँ सर। ऑडियो सिस्टम जो लिखा हुआ है ना सर, वो टीवी इंजीनियरिंग ही है वो। उसमें ऑडियो वाला कुछ चीज़ नहीं है सर, टीवी वाला है, टीवी कम्युनिकेशन वाला। टीवी कम्युनिकेशन, हम्म। उसे ऑडियो सिस्टम करना है। सर ऑडियो सिस्टम लिखा हुआ है, कुछ भी है ही नहीं ऑडियो वाला सर। वही पूरा का देख रहा पूरा हूँ, टीवी इंजीनियरिंग वाला है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कलर टीवी। सर आपका हिसाब से इससे भी प्रिपरेशन कैसे होगा? सर इससे एक क्वेश्चन गिरता ही गिरता है एग्जाम पे। ये, हाँ आएगा। खैर ठीक है, आप मेरा प्रॉब्लम है, मैं देखूंगा सिलेबस को क्या क्या है इसमें। वो सिलेबस ब्रेक डाउन करना हम लोग का काम है। आप ठीक। टॉपिक बोलिए, कौन शुरू करना है? ट्रबल शूटिंग सर, नहीं तो ये ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये वाला चाहिए ना, मेजरमेंट। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं कल। सर फंडामेंटल के साथ साथ ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो जाएगा साथ में। नहीं, अलग है वो। सर डिजिटल पढ़ा रहे हैं, डिजिटल में वो बाइनरी नंबर सिस्टम से शुरू किए मेरे ख्याल से। हाँ सर। हो गया सर वो। बाइनरी नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, ट्रुथ टेबल हो गया। हाँ हो गया सर। तो इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर। मैं वो स्टार्ट सिलेबस के करूंगा इधर डाल दिया यहाँ। गलती से। हाँ, वो सेवरत बाय वाली गलती है, फंडामेंटल है ही नहीं वो। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नहीं सर। रजिस्टर्स, कलर कोडिंग, रेटिंग, इंडक्टर, कैपेसिटर आप कर चुके हैं, ठीक। उनकी प्रॉपर्टीज, ये सर्किट में क्या आप दिखाते हैं वो देख लेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, कुछ भी नहीं दिया है इसमें। कितने डायोड पढ़ाऊं मैं आपको, सिर्फ सेमीकंडक्टर डायोड। नॉर्मल पीएन इसका जंक्शन ही पढ़ाना है बस। न्यूमेरिकल्स आता ही है सर इसका। इसका न्यूमेरिकल्स आता है सेमीकंडक्टर तो डायोड का, ट्रांजिस्टर का। केवल नॉर्मल पीएन जंक्शन पढ़ाना है, नहीं सर टाइप्स ऑफ उसके डायोड नहीं। साथ। नहीं, टेस्ट ऑफ डायोड भी कर लो और क्या। कैसे, कुछ तो लिखना चाहिए था। टाइप्स ऑफ डायोड में बहुत डायोड होते हैं, टिल टनल टनल डायोड तक हम लोग चले जाएंगे। आया था सर, क्वेश्चन आया था। एक तो क्वेश्चन था पिछली बार का टनल। लेकिन डिसाइड ये करते हैं। वेक्टर डायट, टनल हाँ, डायट का क्वेश्चन आया था सर। आया था। सर इसमें लेकिन सेमीकंडक्टर पह- डायट्स लिखा है, ट्रांजिस्टर लिखा है। तो ट्रांजिस्टर तो बात का बात है, पीएन जंक्शन ही है बस वो, सॉरी बीजेटी ही है वो। बीजेटी। हाँ, सर ये कोर्स ट्रांजिस्टर, ठीक नहीं है। ये तो बीजेटी, बीजेटी, अरे बहुत गलती है। सर ये पहले सेकेंड वाला में तो इसमें एनालॉग, ईडीसी, डिजिटल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा है। किसमें पॉइंट सर में? ये मेजरमेंट सेकेंड। मेजरमेंट उसी का सेकंड वाला पार्ट। हाँ फंडामेंटल के नीचे दिखे इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये बहुत बड़ा एसआई, था ये। एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्टैंडर्ड्स, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अमीटर। अमीटर बहुत तरह का होता है, अमीटर एंड वोल्टमीटर का, इसका मतलब है कि केवल पीएमएमसी आपके सिलेबस में है, लेकिन मूविंग सर आयरन नहीं। न्यूमेरिकल्स भी आया था पिछली बार, न्यूमेरिकल्स भी आया था कि एमीटर के ऊपर करंट बढ़ाना है तो कितना रेजिस्टेंस होगा, न्यूमेरिकल्स भी आया था इसमें से। वो सब पीएमएमसी में ही होता है, ओके। ईडी इंस्ट्रूमेंट और उसमें एनहांसमेंट नहीं होता है। सर ये एमीटर और वोल्टमीटर पीएमएमसी का ही है शायद, हाँ, और अलग से ओमीटर ये भी, ओम मीटर। ओमीटर ऑल्सो पीएमएमसी, मल्टीमीटर और सीआरओ अलग है बस।
इसमें से वर्किंग प्रिंसिपल मल्टीमीटर नहीं पूछा, सीआरओ का भी डिटेल नहीं पूछा, सिर्फ यूजेस ऑफ मल्टीमीटर एंड सीआरओ पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस करना है कि नहीं? कर दीजिए सर सर। ओवरव्यू कर दो सर, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करो, अगर नहीं है तो बस आप शॉर्ट में इसको नहीं कर नहीं दीजिए नहीं, शॉर्ट कंप्लीट। शॉर्ट में नहीं, शॉर्ट में नहीं होगा ये। होगा तो पूरा होगा। ये शुरू करने का मतलब इसको खत्म करना पड़ेगा। हो जाएगा सर, छोड़ दीजिए सर, इट विल अगर टेक सिलेबस 20 में नहीं है। नहीं तो 20 मिनट। ऐसा कीजिए सर, आप इसको ना मैं नोट से बता रहा हूँ, आपके पास तो वो दे दो। वो ठीक है, आप समझ जाए तो 20 मिनट लगता है इसको खत्म करने में। यस और नो अभी बोलिए। वो छोड़ दीजिए थोड़ा सर तब। शॉर्ट फॉर्मूलाज वगैरह जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो सब। छोड़ दें कि रहने करना है, या दे दें पीडीएफ? तो पीडीएफ दे दीजिए। ओके, पीडीएफ दे देंगे आपको। फिर आप पूछेंगे तो मैं फिर क्लास लेके समझा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है सर, कल पीडीएफ ही। स्टार्ट करेंगे। ये हाँ, बेस्ट। कल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। विल स्टार्ट विद रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस हम कर चुके हैं, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स नहीं होगा। नहीं, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स नहीं हुआ है, इसमें हो जाएगा। सर एक जो आपने अभी जो कंप्लीट किया इंडक्टर का पार्ट, चोक एंड रिएक्टर ना, उसमें डिफरेंट हाँ, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, चोक एंड रिएक्टर भी पूछा है, टाइप्स भी पूछा है सर चोक एंड रिएक्टर का। choke and reactors are same thing। सेम है हाँ सर, बस साइज अलग अलग है। हाँ, बड़े रिएक्टर्स को choke coil कहते हैं, तो छोटे रिएक्टर को रिएक्टर कॉइल कहते हैं। कल शुरू करते हैं, ठीक है? इसको ये पीडीएफ में दे रहा हूँ आपको पूरा अभी।